तो गाइज़ अस्सलामु अलैकुम। तो गाइज़ आज हम करने जा रहे हैं अपनी लर्निंग असेसमेंट 9.6। तो इसमें उसने हमें यह सोर्स दिया हुआ है और उसने हमें दो रजिस्टर के क्रॉस पावर अब्जॉर्ब पूछी हुई है, जिसमें हमारे पास एवरेज पावर उसने पूछी हुई है। तो ये देखें, एक 4 ओम का रजिस्टर है, एक 3 ओम का रजिस्टर, इन दोनों के क्रॉस हमने निकालनी है। तो पहले मेरे पास एक कॉम्प्लिकेटेड शेप थी, इस पे सीधा साधा यहाँ नोड एनालिसिस लग रहा था। अगर मैं नोड एनालिसिस यहाँ पे डायरेक्ट शेप पे लगाता तो गाइस देखें, यहाँ पे एक नोड ये बनना था और एक नोड ये बनना था, यानी हमारे पास 2 नोड आ जाने थे। तो इस तरीके से बचने के लिए, क्योंकि जब V1 और V2 का बीच में फेज़र में आ जाए कंसेप्ट, दो नोट्स आ जाए, तो बहुत आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। हल करना मतलब हल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आप इतना मुश्किल क्वेश्चन बना लेंगे अपने लिए कि अक्सर बच्चों मतलब कि कह रहे हैं 100% में से 99% बच्चे जो हैं सवाल गलत कर जाएंगे। तो लिहाजा इससे बचने के लिए मैं आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका प्रोवाइड करूँगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे, अगर एक करंट सोर्स के पैरेलल में अगर कोई रजिस्टर लगा होता था, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके उस रजिस्टर को सीरीज़ में लगा देते थे वोल्टेज सोर्स बना के। तो मैंने वही टेक्निक इस्तेमाल किया। ये देखें, मैंने इसका वोल्टेज सोर्स बना दिया 6 इंटू एंगल ये J2 ओहम को इसके साथ मल्टीप्लाई दे दिया है। तो ये किस तरह मल्टीप्लाई देनी है, आपने इसको ना कैलकुलेटर पे फेज़र में कन्वर्ट कर लेना है। आपको एक मैं असूल बता दूं पहले ही कि हमेशा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड केस में जब हमने सम या डिफरेंस करना है तो हमने एज अ कम्प्लेक्स पार्ट और रियल पार्ट में करना है, यानी जे की फॉर्म में करना है, आयोटा की फॉर्म में। तो जब हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है तब हमने फेज़र में बनाने हैं एंगल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है ताकि आपको आसानी हो सके। आपने ये एक कंसेप्ट अपने जहन में ले आना है। चलिए आया, अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं जी। तो गाइज़ ये मैंने क्या किया जी, मैंने इसके साथ J2 को ज़रब दिया फेज़र एंगल में कन्वर्ट करके। तो ये मेरे पास एंगल निकला है, जिससे मतलब कि 2 आया है। इसका रियल पार्ट मतलब फेज़र के साथ जो पार्ट था वो 2 था, तो ये बन गया है 6 हमारे पास। और जो दूसरा था वो -90 डिग्री मतलब आया था मेरे पास। देखें, इसमें जब -90 को प्लस करेंगे हम तो ये बन जाएगा सीधा सीधा -80 डिग्री। तो अब ये करने के बाद देखें, मैंने उसको सीरीज़ में लगा दिया। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया है। अब हमारे पास यहाँ पे एक नोड है, हम इसको नाम देते हैं V। अब ये नोड हमारा मतलब नोडल एनालिसिस का मतलब कि कह लें कि हमें क्यों नोडल एनालिसिस लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अगर इस साइड की करंट मालूम हो जाए I1 और इस साइड की करंट मालूम हो जाए जिसे हम I2 का नाम देते हैं, तो हम इजीली 1/2 IM² का फार्मूला लगा के एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चले आए अब नोडल एनालिसिस लगाते हैं। हम अपने नोड पे लगा देते हैं KCL। तो KCL लगाना किस तरह से जी, इस तरफ से पहले हम इस साइड पे गए, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, एंड जो बादशाह है उसमें से ये वोल्टेज माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ V माइनस ये 12 इंटू एंगल फेज़र देख सकते हैं आप कितना है, 12 इंटू एंगल 0 डिग्री है। और हमने रेजिस्टेंस कितनी बर्दाश्त की है, 3 + J2। उसके बाद क्या जी, अब हम जब नीचे की जानिब चलते हैं तो नीचे की जानिब हमारे पास फिर से एक वोल्टेज सोर्स है। तो ये हो जाएगा V -6 इंटू एंगल 0 डिग्री, और ये आ जाएगा प्लस V -6 इंटू फेज़र एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3J। तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो जब हम इस वायर में जाएंगे तो ये देखें V -6 इंटू एंगल -80 डिग्री और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 - J2 हो जाएगा। तो V -6 इंटू एंगल आ गया जी -80 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 - J2। अभी तक मैंने वीडियो नहीं ऐड की पोलर टू रेक्टेंगुलर की इस प्लेलिस्ट में, तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द वो वीडियो मिल जाएगी जिससे आप ये तरीका सीख सकें कि किस तरह हम फेज़र में लेके जाते हैं इन चीज़ों को। तो गाइज़ अब क्या हम कर सकते हैं जी, हमने रियल पार्ट को मतलब ये जो फेज़र बने हुए हैं इनको अलहदा कर देना है, मतलब बटा अलहदा कर देना है, और वो V वाले अलहदा कर लेने हैं। तो V देखें, इसका V जब मैंने अलहदा किया तो मेरे पास क्या आ गया, V इंटू, अब मैं V कॉमन ले लूँगा, जो मतलब जितने V के बटे में था ये, यानी कि 1/3 + J2 आ गया। उसके बाद प्लस इसकी बात की जाए तो 1/3J आ गया, और इसकी बात की जाए तो 1/4 - J2 आ गया। अब ये आगे V के पार्ट, और ये दूसरे मैंने अलग-अलग कर लिए इस तरह से। ये देखें 12 इंटू एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 + J2, यानी बटा मैंने अलग-अलग कर दिया है और V इनमें से कॉमन ले लिया। -6 इंटू एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3J, और लास्ट में ये हमारे पास था तो ये आ गया -6 इंटू एंगल -80 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 - J2। अब ये आगे चला गया, माजरत चाहूँगा, इज़ इक्वल टू 0। ये आ गया जी हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, इन सब को उठा के ना, ये जो पार्ट है रियल, इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है, यानी जिनका मतलब कि वेरिएबल से वास्ता नहीं है। ये वेरिएबल है हमारे पास V एज़ा। तो अब V को हम इस तरह से लिखते हैं और इनको फेज़र में ले चलते हैं जी।
तो सारा मतलब कि इनका फेज़र पहले क्या करना है जी, आपने 1 इंटू एंगल 0 डिग्री फेज़र आ जाएगा, नीचे का भी फेज़र बनाना है, फिर डिवीजन कर लेनी है, जो आएगा उसको आपने ले जाना है रियल पार्ट में। तो रियल पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 0.231 माइनस जे। मतलब इन सब को मतलब फेज़र बनाने के बाद फिर डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ निकलती हैं वो ये हैं हमारे पास 0.154 माइनस 0.33 जे, और लास्ट वाले की ये, यानी इसको कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास रियल पार्ट कम्प्लेक्स पार्ट आता है वो है 0.2 प्लस जे इंटू 0.1। अब ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या चीज़ की है आप नोटिस करें कि मैंने क्या किया, जब डिवीजन की है यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का काम था, मैंने इनको फेज़र में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जब इनको आपस में सम अप करना था मैंने इनको फिर से कम्प्लेक्स और रियल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो उसके बाद जी अब हम इन सबको उठा के दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब मेरा यहाँ पे जो मैं आपको नहीं बता सका मैं आपको इस जानिब बता देता हूँ। देखिए मैं इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया 12 इंटू एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसको मैं बना लूँगा जी फेज़र में। तो फेज़र इसका आता है 3.61 इंटू एंगल 33.69 डिग्री। और उसके बाद ये जो हमारे पास है ये आगे इस जानिब आके पॉजिटिव हो गया ये भी। और 3J का जो हमारे पास आता है जी फेज़र वो आता है 3 इंटू एंगल 90 डिग्री। मतलब इसको मैं एंगल में कन्वर्ट करता जा रहा हूँ। उसके बाद प्लस 6 इंटू था हमारे पास माइनस 80 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं जब फेज़र में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 4.47 इंटू एंगल माइनस 26.57 डिग्री। अब देखें मैंने इनको डिवाइड करना था तो इनको मैंने पहले फेज़र में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है, लेकिन मतलब कि इनका तरीका थोड़ा अलहदा से था। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया इनको, मतलब पहले मैंने इनको फेज़र में ऐसे डिवीजन किया, फिर एक एंगल और एक रियल पार्ट आया, मैंने उसको दोबारा से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ जी क्या बनता है। अब ये इनका आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देना। ये हमारे पास कौन कौन सी चीज़ रियल है जी, देखें एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास आ गया 0.431, और कम्प्लेक्स पार्ट ऐड किए तो वो हमारे पास आते हैं जे इंटू 0.387। अब अक्सर बच्चे कहते हैं जी उस्ताद तो कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा, ये क्या चीज़ चक्कर गया यार। तो एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, आपकी एक ये मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करूँगा मैं, कि हमें पहले से ही सलूशन तैयार करके रखना पड़ता है वीडियोस के लिए, नहीं तो इतनी लंबी वीडियो बन जाती है कैलकुलेशन वगैरह करने के मामले में। अभी भी मेरी काफ़ी लंबी जो है वीडियो बन रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। अब देखें मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ रहा है 3.32 इंटू एंगल माइनस 33.69 डिग्री। ये मैंने क्या किया जी, 12 को तकसीम किया 3.61 से, यानी ये जो हमारे पास रियल पार्ट है रियल से डिवाइड किया, एंगल ऊपर जाके माइनस हो गया, देखें यानी एंगल नीचे से ऊपर गया माइनस हो गया। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एंगल तो वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये चक्कर है सारा। अब दूसरा क्या बनता है, ये देखें 6 मतलब 3 1s और 3 2s और 2 इंटू एंगल माइनस 90 डिग्री, और यहाँ पे भी वही काम है। तो ये हमारे पास आता है जी 1.34 इंटू एंगल माइनस 53.43 डिग्री। अब आपको समझ आ गई होगी मैं क्या करना चाह रहा था। अब इनको भी आपने क्या करना है, इनको आपने रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेना है इन जैसा। तो इनका जो मतलब आएगा उसको इसी तरह से सम अप करके, जैसे यहाँ पे सम अप किया, फिर से फेज़र में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 6.08 इंटू। तो गाइज़ ये देखें यहाँ पे जो मेरे पास है मतलब कि इन सब को फेज़र से मतलब रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद ये जो जे पार्ट बना है, उसके बाद जो मैंने दोबारा से इसको फेज़र में कन्वर्ट किया है तो वो मेरे पास आ रहा है 6.08 माइनस 5.08 डिग्री। आपने लाजमी वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने कन्वर्जन बताई हुई है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब मैं इसको इसके बटे में लेके जाऊंगा, फिर से इसको फेज़र में चेंज कर दूंगा। तो फेज़र में चेंज करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती है वो है 0.579 इंटू माइनस 41.42 डिग्री। अब मैं यहाँ पे ज़रा वीडियो को रोकता हूँ, मतलब अपना काम रोकता हूँ। पहले आपसे कहना चाहूँगा जो यार बच्चे वीडियो नहीं देख के आए रेक्टेंगुलर टू पोलर की, पहले वो जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद उनको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। अदरवाइज़ वो कह रहे होंगे क्या यार ये लगे हुए हैं कभी पोलर से रेक्टेंगुलर कभी कुछ, तो पहले आपने वो जाके वीडियो समझनी है। अब मैं देखें यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको डिवाइड कर देता हूँ और ये एंगल ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो है 10.5, और ये एंगल ऊपर जाके इसमें प्लस हो गया। तो प्लस होने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो है जी माइनस 12.16
डिग्री वोल्ट। हाँ जी, तो गाइज़ ये कुछ मिस्टेक आ गई थी क्वेश्चन में, तो मैंने कैलकुलेशन किया वीडियो ज़रा ऑफ करके, तो कैलकुलेशन यहाँ पे गलती हो गई थी। ये 54.11 आता है, तो मैंने कुछ और लिख दिया हुआ था। जब मैंने फेज़र एंगल में कन्वर्जन करके देखी तो मुझे लगा यार ये वैल्यूज़ ज़्यादा छोटी आ रही है, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे हमारा कुछ और आ रहा है। तो मैंने ज़रा गौर किया तो मुझे पता चला यहाँ पे एक मिस्टेक थी, तो वो मिस्टेक अब ठीक हो चुकी है। तो लिहाजा अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमने V फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड आउट करना था जी? I1 को फाइंड आउट करना था। I1 कैसे फाइंड आउट हो सकता है? ये करंट निकली है V में से, यानी ये बादशाह है और ये गुलाम है। दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यानी I1 हमारे पास बराबर होगी V माइनस 12 इंटू एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है 3 + 2J रास्ते में जो हमने बर्दाश्त की है। अब नेक्स्ट की बात करें तो आपने वैसे ही करना है। अब देखें प्लस माइनस हो रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसको रेक्टेंगुलर इंटू पोलर में कन्वर्जन कर देंगे इनकी, यानी J पार्ट में बना देंगे। J पार्ट में ये इस तरह की कोई वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक रियल पार्ट होगा, एक J में पार्ट होगा। और इसी तरह 12 इंटू एंगल 0 डिग्री है। इससे आपने हमेशा याद रखना है जब 0 डिग्री एंगल हो तो वो सिर्फ रियल पार्ट ही साथ में होता है, यानी ये सिर्फ -12 होगा इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर में। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है जी, अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेना है, यानी J पार्ट में, और इन दोनों को प्लस माइनस करके फिर उसका बना लेना है फेज़र। नीचे वाले का भी फेज़र बना के रियल पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने किया, ऊपर जाके एंगल प्लस हो गया, तो उससे जो हमें करंट मिलेगी वो हमारे पास आती है 0.779 इंटू एंगल जो आता है -161.81 डिग्री एम्पेयर। तो ये आई है हमारी करंट। अब I1 हमें मालूम हो चुकी है। अब हम इजीली पावर फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस 3 ओहम रजिस्टर इंटू ऑब्जॉर्ब आपने लाजमी लिखना है क्योंकि ये पावर ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो 1/2 इंटू I1m², और ये फार्मूला आ गया एवरेज पावर का। तो आई एम की वैल्यू मतलब इसका रियल पार्ट है 1/2 इंटू 0.779 का स्केयर आ गया जी हमारे पास, इंटू रेजिस्टेंस 3 थी हमारे पास। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो पावर आती है वो है 0.91 वाट। उसके बाद अब हमें क्या मालूम करनी पड़ेगी जी, ये देखें अब I2 इस साइड पे जा रही है जहाँ से हमने 4 ओहम की फाइंड आउट करनी है, मतलब पावर। तो हमें I2 को भी इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। I2 को देखें, I2 निकली है V में से और इसमें गई है, यानी फिर से यही बादशाह है और ये गुलाम है। तो फिर से वही फार्मूला V -6 इंटू एंगल -80 डिग्री है, और रेजिस्टेंस बर्दाश्त की है इसने 4 -j2। अब जो मैं ऊपर बता चुका हूँ वही यहाँ पे भी होगा। पहले आपको इसको रेक्टेंगुलर में लेके जाएंगे, फिर पोलर बनाएंगे फेज़र यानी। तो उसके बाद जी आपने इनको डिवाइड कर लेना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अभी कैलकुलेशन मैंने की हुई है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूँगा 4 -j2, जो कि हमारे पास आती है करंट, वो है 2.22 इंटू एंगल जो आ रहा है वो है 48.92 डिग्री एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट आ चुकी है। अब हम P अक्रॉस 4 ओहम पावर एवरेज पावर फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका फार्मूला होगा 1/2 I2m² इंटू R इज़ इक्वल टू 1/2 इसका रियल पार्ट फिर से 2.22 होल का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओहम थी। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास जवाब आता है वो है 9.86 वाट। तो इस तरह से जी हमारा क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा नीचे हो गया, आप देख सकते हैं आपके सामने है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।